मैं हूं केसी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खबर न्यूज़ चैनल। अन्न गूगल पे नहीं खेतों में पैदा होता है। सुधाकर सिंह किसान विकास मंच के स्थापना दिवस पर जुटे किसान नेता और उन्होंने कहा कि अन्न गूगल पे नहीं खेतों में पैदा होता है। पूर्व कृषि मंत्री बिहार सरकार सुधाकर सिंह ने भिटिया गांव शिव मंदिर के परिसर में रविवार को आयोजित किसान विकास मंच के स्थापना दिवस पर उक्त बातें कही। उन्होंने कहा कि किसान का फसल उत्पादन सरप्लस चल रहा है। किसान फायदा उठाकर बिचौलिया मनमाना कीमत वसूल रहे हैं। यदि किसान 3 वर्ष तक अपना उत्पादन करना बंद कर दे तो तुरंत सरकार उसको घोषित मूल्य से अधिक पर खरीदारी करने लगेगी। उक्त कार्यक्रम में खबरी न्यूज़ चैनल से पूरी ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए अनिल द्विवेदी और साथ में रामजस चौबे जी कर रहे हैं। पूरी ग्राउंड रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। रामजस चौबे और अनिल द्विवेदी की पूरी रिपोर्ट देखिए। शरीक हमारे बुजुर्ग और नौजवान किसान हैं, मैं सबका तहे दिल से खैर मकदम और इस्तकबाल करता हूं और इनका शुक्रगुजार हूं कि ये गिनती के तो चंद हैं, लेकिन जैसे दूध जब उबल जाए तो बालाई उसका ऊपर का हिस्सा, बालाई जिसको कहते हैं, मलाई कहते हैं, जिसको शाही कहते हैं, असल तो वही होता है। तो ये वही किसान है जो इस इजलास में शरीक हुए। बहरहाल चूंकि आज के इस स्टेज के संचालक महोदय ने टाइम का भी महसूस कर दिया है, लेकिन बहरहाल तब मैं उनके इस हुक्म का पुरजोर ख्याल करूंगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, कहीं अगर जरूरत पड़ती है तो नहीं भी ख्याल किया जाता है। हम किसान तो इसी पर अड़े हुए हैं, अगर न आते तो ये काले कानून वापस न हो। और कृषि के ऊपर कितनी घटनाएं, समस्याएं, परेशानियां हैं जिनसे हमारा किसान दो चार हो रहा है। हमारे जिला अध्यक्ष सतीश जी ने कुछ रूबरू कराने की कोशिश की है और मैं सारे समस्याओं को रूबरू कहां से करा सकता हूं। वक्त के अंदर मुझे मुनहसिर कर दिया गया है, महदूद कर दिया गया है, घेर दिया गया है, 5 मिनट का समस्या वक्त दिया गया है। और अब कृषि के ऊपर जितनी समस्याएं हैं और जितनी घोटालाएं हैं, वो हमारे बिहार के कृषि मंत्री जी तशरीफ फरमा है, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि कितना पैसा मंत्रालय से चलता है और कितना पैसा आवाम तक पहुंचता है। सिंचाई विभाग पर कितना खर्च होता है, कितना नहरों पर खर्च होता है, वो कहने की जरूरत नहीं है। और जो लोग नहर से आए होंगे, नहर के समस्या को देख ही लिए होंगे कि नहर की क्या हालत है, जर्जर है, दैनिक है, नहर चलने लायक है, पानी हेड से टेल तक पहुंच जाएगा या नहीं पहुंच जाएगा, इन समस्याओं को मैं बालाए ताक रखता हूं। लेकिन मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान किसानों, आप सुन लो, आप बुजुर्ग हैं, बड़े हैं हमसे, मैं मान रहा हूं तुम्हें सारे किसानों का जो मैं सबसे छोटा और अगला कंकरी हूं, लेकिन मेरा अजीजों ये सुन लेना यार, कंकरी तो है फैसल, लेकिन अगर कंकरी चने के साथ जब मिल जाता है तो जो भाव चने का लगता है वही भाव कंकरी का लगता है। अगर से छोटा किसान है फैसल, लेकिन है किसान। और सुनिए, अगर आप अपनी समस्याओं पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो ये हुकूमतें तो 4 दिन की हैं, आती जाती रहेंगी, सरकारें बदलती रहेंगी, ये क्या ख्याल करेंगे बेचारे? अब किसानों का क्या ख्याल करेंगे और क्या ख्याल करने की जरूरत है? अगर मंत्री जी सुधाकर जी का ख्याल करेगी सरकार, तो अगर मंत्री जी से या इनके जैसे किसी नेता या मंत्री जी अगर किसी व्यापारी से कहेंगे चकिया के या भगवा करे व्यापारी, मंत्री जी साहब तवज्जो का, अगर मंत्री जी का आदेश होगा, सुनो तुम्हारा ये व्यापार बंद कर दिया जाएगा, वरना 30 लाख 25 लाख परसों चैम्बर पर या फला हमारे आदमी को पहुंच जाना चाहिए, पहुंच जाएगा। और ये किसान बेचारा, चाहे पंडित जी हो, चाहे खान साहब हो, चाहे मोरया साहब हो, चाहे कोई साहब हो, बताइए पूरे किसान विकास मंच को मैं चैलेंज करता हूं, कह दिया जाए कि 1 करोड़ रुपया 8 रोज के अंदर फला जगह पहुंचना चाहिए, पहुंचा पाएंगे बेचारे? अरे इनका जोता पुराना है, 2000 किसान
हमारे गले का उचित मूल्य मिलना चाहिए। हम आपके यहाँ भीख मांगने नहीं आए हैं, हमारा कर्ज माफ हो नहीं हो न हो, हम अपने कर्ज के देने का क्षमता और कुदरत ताकत रखते हैं। मत माफ करो 4,000 हमारे कर्ज, 1,50,000 कर्जों के माफ करने से हमारी कोई खुशहाली नहीं आएगी। आप हमारे गलों का उचित मूल्य दो। आज देखिए गल्ले के पैदा करने के ऊपर जितनी लागत सामग्री है उनकी कीमतों में कई परसेंट इजाफा हुआ है। 25%, 10%, 20%, 30%, 50%। गल्ले का कीमत आप लगाइए कि जो है 20 सालों के अंदर कई परसेंट इस पर इजाफा हुआ है। अरे मैं तकरीबन 8-10 साल से प्रयास कर रहा हूं कि 1200 से 1800, 1800 से 2200 हुआ है, यही तो हुआ है। अभी देख लीजिए कहा भैया कि गेहूं सरकार कर रही है कि आपको 2200 में देना है और निजी फैक्ट्री वाले 2400, 2450 में खरीद रहे हैं। इनकी जब गोदाम में खाली रह गई तो ये चवरिया कैश कर रहे हैं बिचौलियों और हम ये कह रहे हैं कि एमएसपी पर कानून बना दो कि ना बिचौलिया बना ले, न पिसौलिया बजा ले, न पिसौलिया बजा ले, उसका मजा किसानों को दो। ये करने को सरकार तैयार नहीं। तो ऐसी सरकारों से आप क्या उम्मीद लगा बैठे? अरे आप ये सुनिए कि बगैर रोए तो मां बच्चे को दूध नहीं पिलाती है, बगैर आंदोलन के, बगैर लड़े हुए आपका हक नहीं मिल सकता है। लड़ना होगा, आंदोलन करना होगा। और सुनो ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे बुजुर्ग किसानों, आप क्यों मंसूरी के चक्कर में पड़े हो? किसान ही एक ऐसा, हिंदुस्तान में एक व्यक्ति ऐसा है कि जो गल्ला चाहे इंजन चला करके 500 रुपया घंटा या 500 रुपया बीघा बिजली का दे या 200 रुपया घंटा सिंचाई करके गल्ला पैदा करे, 1200 की डाई डाले या 1800 का डाई डाले, मगर जब गल्ला जाएगा बढ़िया का इसका रेट कौन लगाएगा भाई? व्यापारी साहब आवे क्यों परसों आवे क्यों? अब व्यापारी साहब आए, कहा गए भैया फलाने जगह के व्यापारी लिया कि हल्का हो गया था, हल्का हो गया है गेहूं, क्या कहेगा हल्का हो गया है। आप जाइए यही चकिया में या कोई शाहपुर में कोई दुकान हो, 15 रुपये का गंजी लाएगा, 13 रुपये का ये गमछा जो आप देख रहे हैं, इसका रेट वो व्यापारी लगाएगा। किसान का करना है तो बढ़िया लगाएगा और 15 रुपये का ये तैयार से करने में, मान लीजिए मैं मिसाल दे रहा हूं 15-25 ही लगा हो, मगर इसका रेट कौन निर्धारित करेगा? वो करेगा। फर्क यहाँ इतना का है। अब देखिएगा 5 मिनट हो गया हो तो मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा, इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, इसलिए कि ये प्रोग्राम हमारा है और मैं कह ही चुका हूं कि जो भी कृषि पर समस्याएं होंगी उसको हमारे बिहार के कृषि मंत्री जी सुधाकर जी हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं, इसीलिए इन्होंने अपने पद को लाठी मार दिया कि इसमें इतना घोटाला है, चलो चारा घोटाला नहीं करेंगे बल्कि हम किसानों के बीच चलेंगे। और इस वक्त ये भारतीय किसान यूनियन से जुट भी गए हैं, बड़ा इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इसी तरीके से जो है इन घोटालाओं को सामने आवाम के लाते रहे ताकि आवाम बाखबर होती रहे, हम लोग भी बाखबर होते रहे, जानते रहे कि कितना पैसा मंत्रालय से चलता है। अब इन्हीं चंद शब्दों पर चूंकि प्रोग्राम मेरा है, मंच मेरा है और हमारे मुख बहुत मेहमान बचे हुए हैं, वरना बोलने के लिए तो भाई एक ही बात, एक वक्ता ऐसा है कि उसको अगर पूरा 4 बजे तक का वक्त दे दिया जाए तो कम पड़ जाएगा। समस्याएं भी किसानों के ऊपर इतनी है कि किसी एक समस्या को डिटेल में अगर बयान किया जाए तो पूरा वक्त खत्म हो जाएगा। बहरहाल अब मैं इन्हीं चंद लफ्जों के बाद, इन्हीं चंद शब्दों के बाद, इन्हीं चंद बातों के बाद अपनी बात को मैं खत्म करता हूं। वाक़िर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। किसान भारत जिंदाबाद, जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान विकास मंच जिंदाबाद, हमारा आपका साथ जिंदाबाद। फैसल जी ने नारों में इतनी ऊंची आवाज थी कि पीछे वाले बहुत पीछे पड़ गए। और दरअसल में मैं तो बड़ा परेशान, आज सुबह से ही रात की बारिश
फिर सुबह में घरे भागल और मैं इतना टेंशन में रहा कि ब्लड प्रेशर की दवा खानी पड़ी। तुमसे मिलने की जुस्तजू भी है, यानी प्रबल इच्छा, तुमसे मिलने की जुस्तजू भी। और राजनीति यादव जी को प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। राजनाथ जी, अच्छा, अब वक्ताओं के अपने क्रम में देखिए हमारे मुख्य वक्ता जी के करने वाले काला चावल के लिए वीरेंद्र जी ने बहुत अथक प्रयास किया है और आप इसका सबको कड़ी फटकार लगाई कि आप लोग ब्लैक राइस की बिक्री के लिए प्रयास में कमी कर रहे हैं। राइस किसानों ने बुझाया लेकिन उसकी बिक्री नहीं हो रही है। तो इस संदर्भ में हम चाहते हैं कि वीरेंद्र जी अपनी बात कहें और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार जोरदार तालियां वीरेंद्र जी के नाम पर बजाइए। हाँ, जोरदार। अन्य मुख्य अतिथिगण तथा सबसे आदरणीय इस क्षेत्र के तथा यहाँ हमारे जनपद के, आप क्यों मंसूरी के चक्कर में पड़े हो? किसान ही एक ऐसा, हिंदुस्तान में एक व्यक्ति ऐसा है कि जो गल्ला चाहे इंजन चला करके 500, मगर जब गल्ला जाएगा बढ़िया का इसका रेट कौन लगाएगा भाई? आप जाइए यही चकिया में या कोई शहाबगंज में कोई दुकान हो, 15 रुपये का गंजी लाएगा, 13 रुपये का ये, मगर इसका रेट कौन निर्धारित करेगा? वो करे। फर्क यहां इतना का है। बहरहाल अब देखिएगा घड़िए, उसको हमारे बिहार के कृषि मंत्री जी सुधाकर जी हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं, इसीलिए इन्होंने अपने पद को लादनी मार दिया कि इसमें बहुत मेहमान बचे हुए हैं और अब बोलने के लिए तो भाई एक ही बात, एक तुम्हारे कर्मों को माफ किया जाए ऐसे किसानों चंदौली के और ऐसे पूरे भारत के किसानों, आप ये कहो सरकारों से कि हमारे गल्ले का उचित मूल्य मिलना चाहिए। हम आपके यहाँ भीख मांगने नहीं आए, हमारा कर्ज माफ हो नहीं हो ना हो, हम अपने कर्ज के देने का क्षमता और कुदरत ताकत रखते हैं। मतदान करो 4,000 हमारे कर दे, 1,50,000 कर्जों के माफ करने से हमारी कोई खुशहाली नहीं आई। आप हमारे गल्लों का उचित मूल्य हो। आप देखिए गल्ले के पैदा करने के ऊपर जितनी सरकार चलाना है। लोगों ने पूछा क्या काम करिएगा, मैंने कहा किसानों से जुड़ा कोई सवाल दे दो, हम उसी को सुलझा देंगे। लोग कोई कह रहा था सड़क ले लो, कोई कह रहा था बिजली ले लो, कोई कुछ कह रहा था। मैंने कहा कोई मैं इंजीनियर थोड़ा ना हूं, क्या चले जाए किसी विभाग में। मेरा जो छोटा सा अनुभव किसानी करते यहाँ पहुंचे हैं राजनीति में, हम इसी विभाग को चला देंगे। पहले कैबिनेट ने बोला कि हम देश की कोई भी देश तब तक संप्रभु नहीं है जब तक स्वतंत्र नहीं है। जिस राष्ट्र के पास भोजन की गारंटी नहीं हो, खाद्य सुरक्षा नहीं हो, फूड सिक्योरिटी नहीं हो, नेशनल सिक्योरिटी विदाउट फूड सिक्योरिटी कल्पना से परे। हम 66 के भुक्तभोगी थे। लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री थे, अमेरिका गए थे। उन्होंने अमेरिका में कहा था कि हम अनाज तो देंगे लेकिन आपके देश के विदेश नीति और वित्त नीति को बदलना हो। तब वो आके बड़े निराश मन से, लाल बहादुर शास्त्री गुस्से में नहीं, बहुत निराश मन से आके कहा था देश के किसानों के सामने कि एक वक्त की रोटी नहीं खाएंगे, हम भूखे रहेंगे लेकिन हम दुनिया के सामने हाथ पांव नहीं फैलाएंगे। और किसानों को नारा दिया था जय जवान जय किसान का। और हमने उस नारे को स्वीकार किया। इस देश के मजदूरों ने, किसानों ने कंधे से कंधे मिलाकर के देश को गुलाम होने से बचाने का काम किया था। जब आज बारी आई है किसानों का,
तो आज सरकारें पीछे हटने का काम कर रही हैं। मैं सभी राजनीतिक दलों पे भी आरोप लगाता हूं, उन राजनीतिक दलों में हम भी पिछड़ रहे हैं। हम जिन वायदे के साथ हम सरकार में आए थे बिहार में, हम उस वायदे को पूरा नहीं कर रहे थे। मुझे क्या पता था कि सरकार चलाने के लिए मुझे बुलाया जा रहा है, पता चला सरकार नहीं, सेंध मारना। अब सेंध मारना समझ जाइए, दादी ने क्या करूंगा, देश में हंगामा हो जाएगा। जब भी मैं शब्दों को हो जाएगा, पूरा देश का जनरल टीवी चैनल को चलाने लगेगा। मैंने क्या कहा था, अगर हमारे विभाग में सब भ्रष्ट है और मैं उसका मंत्री हूं तो मैं भ्रष्टों का सरदार हो गया, और मैं क्यों? ये तो पूरा कुनबा है राजनेताओं का। हमारे ऊपर भी एक से एक लोग बैठे थे। यही बात तो मैंने बोला था, दूर नहीं चांद की सभा में बोला था, किसानों की सभा में बोला था। आज जैसे सुनने आए वैसे ही लोग थे, और लोगों ने, किसानों ने कहा कि अनाज का दाम नहीं मिल रहा, फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा, नहरों में पानी नहीं मिल रहा, बिजली नहीं। मैं राज्य में आ रहा था, कितने किसान लगाए थे बोरिंग, उसके सभी ट्रांसफार्मर किसानों ने अपने पैसे से खरीद के लगाया। हमको तो नहीं कहेगा कि सरकार का विभाग सरकारी ट्रांसफार्मर कहीं नहीं दिखा मुझे, क्योंकि प्राइवेट। मंच पर हमारे उपस्थित अफलातून देसाई जी, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीति जी, इस सभा स्थल पर उपस्थित दूर दराज से आए हुए हमारे सम्मानित किसान बंधुओं, अंकुशम पड़ेगा। राजनीति यादव के बारे में मैं बता दूं, जय किसान आंदोलन के बहुत ही जुझारू नेता है जो आजमगढ़ से चढ़कर आए हैं, और इनके साथ हमने बहुत बड़ी बड़ी मीटिंगों में शिरकत किया है, और दिल्ली बॉर्डर पर संयोजक सुनील जी, श्याम नारायण जी, करीब करीब 5 बजने को, खेती का भी समय है। इस खेती के समय में से समय निकालकर अपनी लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ उपस्थित हुए, इसलिए सभी का मैं सिंह से हम निवेदन करते हैं कि वो मंच पर आए और अपने गंभीर वक्तव्य से किसानों को प्रेरणा देने की कृपा करें। जा रहा है, जब हम अक्षर और गिनती कुछ भी नहीं जानते थे, उस वक्त उन्होंने हमें अक्षर और गिनती सिखा करके कुछ समझने के योग्य बनाया। आज वे हमारे सामने बैठे हुए हैं। मैं इस मंच से उनको प्रणाम करता हूँ और उनके साथ आप सबका अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, मैं इस मंच से जो किसानों से संबंधित जो तकनीकी बातें थी, समस्याएं थी, उनके बारे में बहुत विस्तार से यहाँ विज्ञ वक्ताओं ने चर्चा की है। मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ। इस नाते मैं बहुत ही संक्षेप में खेती से, किसान अस्मिता से जुड़े हुए मुद्दों को संवेदना के क्षेत्र में आपके साथ थोड़ा देखना चाहूँगा और देखने का निवेदन करूँगा। थोड़ी सी बात मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी संगठन के पीछे, संगठन को खड़ा करने के पीछे कितने बड़े दृढ़ संकल्प की और कड़े परिश्रम की आवश्यकता होती है, लेकिन उसे प्रायः देखा नहीं जाता है, वह देखने में नहीं आ पाता है। कोई भी आलीशान महल का जब हम निर्माण करते हैं, उसके नींव के पत्थर हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वह जो कंगूरा, जो गुंबद खड़ा होता है, वह नींव की पत्थरों
के ऊपर ही खड़ा होता है, उसका सारा भार उसके ही कंधों पर होता है। इसी तरह से का मुझे बार बार अनुभव होता है कि किसान विकास मंच के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, राधेश्याम पांडे जी मंच पर मौजूद हैं, कि दिन रात कितने अथक परिश्रम करके इन्होंने इस आयोजन को यह स्वरूप प्रदान किया है। इसके लिए मैं आप सबको और भाई राम अवध सिंह जी को, वे तो लगता है कि किसान अस्मिता की पहचान के लिए पैदा ही हुए हैं। तमाम अपनी व्यक्तिगत और घरेलू चिंताओं को छोड़ करके वे दिन रात किसानों के संगठन के बारे में ही, किसानों की अस्मिता की पहचान के बारे में ही लगे रहते हैं। और कभी कभी लगता है कि उनकी हड्डियाँ लोहे की बनी हुई हैं, जो कि झुकना और थकना जानती ही नहीं। तो आप सबका इस आयोजन के निमित्त जो भी योगदान है, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो चुनौती है, जो सबसे बड़ी समस्या है, वह किसान अस्मिता की समस्या है। हम इस देश के समूचे वजूद में और समूची पहचान में मेरी पहचान क्या है और मेरी पहचान क्या होनी चाहिए, जो है और जो नहीं है, उसके बीच में कितना बड़ा अंतराल है, और इस अंतराल को बांटने का काम भी हमारे किसान का, हमारे समय के बुद्धिजीवी का और हमारे राजनेता का, सबका साझा कर्तव्य है। मित्रों, मैं एक बात का निवेदन करता हूँ, मुझे लगता है कि कोई भी समस्या का हल जो है वह खंडित चिंतन से नहीं निकाला जा सकता। अगर हम यह सोचें कि किसान की समस्या केवल किसान की समस्या है, राजनीति की समस्या केवल राजनीति की समस्या है और शिक्षा की समस्या केवल शिक्षा की समस्या है, तो कभी भी हम किसी भी समस्या का समुचित समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे, यह मेरा विश्वास है। क्योंकि जब आदमी अस्वस्थ होता है तो केवल उसका एक अंग अस्वस्थ नहीं होता है, उसकी अस्वस्थता के मूल में उसके शरीर का केंद्रीय अस्तित्व होता है। बगैर उसके ठीक किए हम किसी अंग को ठीक नहीं कर सकते हैं। वैसे ही आज हमारा समूचा समाज एक रोगी समाज है, हम बीमार समाज है। इसमें केवल हम एक एक खंडों के बारे में, अंगों के बारे में सोचेंगे तो हम किसी निदान पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, अनुरोध करना चाहता हूं कि समूची सामाजिक बीमारी को हम सब मिल करके एक साथ सोचें, एक साथ उसे दूर करने का प्रयत्न करें, जिससे हम एक स्वस्थ समाज की स्थापना में कामयाब हो सके। मित्रों, मेरी समझ से आज हमारा सबसे बड़ा दुश्मन वह है जिसकी सुरक्षा और जिसका समर्थन हमारा समूचा शासन कर रहा है, और वह है यह आधुनिक सभ्यता। मित्रों, हमारे पूर्वजों ने हमें प्यास का कुआं खोदने की शिक्षा दी थी। पानी का कुआं खोदने में हमारा विश्वास था। जब हमें प्यास लगती थी तो उसे बुझाने के लिए हम कुआं खोदते थे, जिसका स्रोत जल सकता था। आज जो पूरी दुनिया में जिस सभ्यता को के पीछे दौड़ने के लिए, जिसका जूठा चाटने के लिए हमारा बड़ा से बड़ा भी बुद्धिजीवी, बड़ा से बड़ा भी राजनेता लोलुप है, ललक रहा है, वह सभ्यता हमें क्या दे रही है, क्या सिखा रही है? वह हमें प्यास का कुआं खोदना सिखा रही है। आपको प्यास लगी है तो आप कुआं खोदो, उस कुएं से क्या निकलेगा?
प्यास निकलेगी। आप प्यास बुझाने के लिए प्यास पियो और प्यास पे मर जाओ, उसका कोई समाधान नहीं निकलेगा। इसलिए हमें एकजुट होकर अगर लड़ना है तो उस वैश्विक षड्यंत्र से, उस सभ्यता से जो हमारी सारी विरासत को, हमारी परंपरा के सारे मूल्यों को हमसे छीन ले रही है। एक शब्द का जो यहाँ उपयोग किया गया इस आयोजन के विषय में, किसान पर्व का, यह बड़ा ही मूल्यवान शब्द है और यह हमारी विरासत को बहुत गहराई से हमारे सामने उपस्थित किया है। यह किसान विकास मंच के संघर्ष और संकल्प से संभव हुआ है कि हम अपने पारंपरिक पर्वों की तरह से, त्योहारों की तरह से यह एक किसान पर्व भी मनाएं, एक किसान मेला मनाएं, जिसमें जिलेबी नहीं बिकेगी, मिठाई नहीं बिकेगी, खिलौने नहीं बिकेंगे, लेकिन मित्रों यहाँ आने से हमारी खोई हुई पारस्परिकता हमको मिलेगी। हम आपको देंगे, आप हमको देंगे। इस तरह परस्पर आदान प्रदान से हम समृद्ध होंगे और अपने खोए हुए मूल्यों को पाने में, पहचानने में तत्पर हो सके। हम प्रायः लोग कहते हैं कि किसान के पास धन नहीं है, कम है। मित्रों, मैं मानता हूँ कि हम निर्धन हो सकते हैं, लेकिन हम दरिद्र कभी नहीं हो सकते। किसान दरिद्र नहीं है, वह दरिद्रों का बेटा नहीं है, दरिद्रों का वारिस नहीं है। हमारे पूर्वज चाहे जितने गरीब रहे हों, लेकिन वे दरिद्र कभी नहीं थे। और केवल वे दरिद्र इसलिए नहीं थे कि उनके पास सहनशीलता की, धैर्य की, सहनशीलता की और इसके साथ जो सबसे बड़ी संपत्ति है, प्रतिरोध की चेतना। वह प्रतिरोध की चेतना ही इस देश के किसान की पहचान है और वह आज भी है। मैं केवल एक बात का आपसे और निवेदन करना चाहता हूँ कि मित्रों, इस भारत के जो बुनियादी जीवन मूल्य हैं, ये महानगरों में उपलब्ध नहीं किए गए हैं। हमारी सभ्यता का जो स्रोत है वह आरण्यक मूल्यों का स्रोत है। हमारे ऋषियों ने जंगलों में रह करके जीवन के बड़े महनीय मूल्य उपलब्ध किए हैं और उस मूल्य का वारिस इस देश में हमेशा से हमारा किसान रहा है और आज भी है। तो हम अगर अपनी सहनशीलता को, अपने धैर्य को और अपने प्रतिरोध की संघर्ष चेतना को आज बचाए हुए हैं, तो यह कम गर्व की बात नहीं है। एक 2-3 लाइन की एक छोटी सी कहानी है, उसे मैं बता करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। मित्रों, आपने सुना होगा, जानते हैं कि नारद मुनि अक्सर जगह जगह पर, हर जगह घूमने जाया करते हैं। एक बार घूमते घूमते वे बड़वा नद के पास चले गए, समुद्र के तट। वहाँ गए, बड़ा उनका आदर सत्कार हुआ। आने की तैयारी करते हुए उन्होंने कहा कि महाराज बड़वा नद, एक सवाल मेरे मन में है, आप कहें तो मैं आपसे पूछ लूँ। कहें बिल्कुल, आपको इजाजत की क्या जरूरत है, आप तो प्रश्न झोली में लेकर घूमते ही रहते हैं, पूछिए। तो उन्होंने पूछा कि न जाने कब से समुद्र के इस अथाह जल तल में आप जल रहे हैं, जलते आ रहे हैं, यह बताइए कि इस समुद्र को आप सुखा क्यों नहीं पाए। तो बड़ा प्यारा सा उत्तर दिया बड़वा नल ने, अरे मुनिवर, इस अथाह जलराशि के नीचे मैं आज भी अपनी आग बचाए हुए हूँ, यह क्या आपको कम लगता है। मित्रों, सारी किसान अस्मिता की विरोधी सरकारों के दमन और छल के बावजूद आज अगर किसान अपनी आग को
आज भी अपनी अस्मिता को बचाए हुए है, तो मैं समझता हूँ कि यह कम नहीं है। हमारा संघर्ष आगे भी जारी रहेगा और हम अपनी अस्मिता को न सिर्फ बचाए रखेंगे बल्कि उसे हम प्रमाणित भी करेंगे। इसी विश्वास के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान। के सदर मुहतरम और आज के इस इजलास के संचालक महोदय और आज के इस स्टेज पर तशरीफ फरमा मेहमानाने खुसूसी, जिनमें से खास तौर से हमारे भारतीय किसान यूनियन के साथी जो आंदोलन का एक हिस्सा रहे, यानी रजनीकांत यादव जी, और आज के इस मुख्य मेहमान और मखसूस मेहमान कृषि मंत्री सुधाकर सिंह जी और हमारे अपना तून भाई और डॉक्टर उमेश जी और जितने भी स्टेज पर तशरीफ फरमा मेहमानाने खुसूसी हैं, और खास तौर से आज के इस इजलास में जितने भी शरीक हमारे बुजुर्ग और नौजवान किसान हैं, मैं सबका तहे दिल से खैर मकदम और इस्तकबाल करता हूं और इनका शुक्रगुजार हूं कि ये गिनती के तो चंद हैं, लेकिन जैसे दूध जब उबल जाए तो बालाई उसका ऊपर का हिस्सा, बालाई जिसको कहते हैं, मलाई कहते हैं, जिसको शाही कहते हैं, असल तो वही होता है। तो ये वही किसान है जो इस इजलास में शरीक हुए। बहरहाल चूंकि आज के इस स्टेज के संचालक महोदय ने टाइम का भी मखसूस कर दिया है, लेकिन बहरहाल तब मैं उनके इस हुक्म का पुरजोर ख्याल करूंगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, कहीं अगर जरूरत पड़ती है तो नहीं भी ख्याल किया जाता है। हम किसान तो इसी पर अड़े हुए हैं, अगर न आते तो ये काले कानून वापस न हो। और कृषि के ऊपर कितनी घटनाएं, समस्याएं, परेशानियां हैं जिनसे हमारा किसान दो चार हो रहा है। हमारे जिला अध्यक्ष सतीश जी ने कुछ रूबरू कराने की कोशिश की है, और मैं सारे समस्याओं को रूबरू कहां से करा सकता हूं। वक्त के अंदर मुझे मुनहसिर कर दिया गया है, महदूद कर दिया गया है, घेर दिया गया है, 5 मिनट का वक्त दिया गया है। और अब कृषि के ऊपर जितनी समस्याएं हैं और जितनी घोटालाएं हैं, वो हमारे बिहार के कृषि मंत्री जी तशरीफ फरमा है, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि कितना पैसा मंत्रालय से चलता है और कितना पैसा आवाम तक पहुंचता है, सिंचाई विभाग पर कितना खर्च होता है, कितना नहरों पर खर्च होता है, वो कहने की जरूरत नहीं है। और जो लोग नहर से आए होंगे, नहर के समस्या को देख ही लिए होंगे कि नहर की क्या हालत है, जर्जर है, दैनिक है, नहर चलने लायक है, पानी हेड से टेल तक पहुंच जाएगा या नहीं पहुंच जाएगा, इन समस्याओं को मैं बालाए ताक रखता। लेकिन मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान किसानों, आप सुन लो, आप बुजुर्ग हैं, बड़े हैं हमसे, मैं मान रहा हूं तुम्हें सारे किसानों का जो मैं सबसे छोटा और अगला कंकरी हूं, लेकिन मेरा अजीजों ये सुन लेना यार, कंकरी तो है फैसल, लेकिन अगर कंकरी चने के साथ जब मिल जाता है तो जो भाव चने का लगता है वही भाव कंकरी का लगता है। अगर से छोटा किसान है फैसल, लेकिन है किसान। और सुनिए, अगर आप अपनी समस्याओं पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो ये हुकूमतें तो 4 दिन की हैं, आती जाती रहेंगी, सरकारें बदलती रहेंगी, ये क्या ख्याल करेंगे बेचारे, अब किसानों का क्या ख्याल करेंगे और क्या ख्याल करने की जरूरत है। अगर मंत्री जी सुधाकर जी का ख्याल करेगी सरकार, तो अगर मंत्री जी से या इनके जैसे किसी नेता या मंत्री जी अगर किसी व्यापारी से कहेंगे चकिया के या भगवा करे व्यापारी, मंत्री जी का तवज्जो क्या होगा। अगर मंत्री जी का आदेश होगा, सुनो
इससे क्या मिलेगा, क्या बनेगा? अपने तो 75 करोड़ की सदरी और किसान बेचारे के सम्मान में 2000 रुपया, गरीब को 2 किलो अनाज, मगर ये लोग उसी के पात्र है। अभी सुनो, तुम्हारा 2000 से सम्मान किया जाए या न किया जाए, तुम्हारे कर्मों को माफ किया जाए न किया जाए, ऐ किसानों चंदौली के और ऐसे पूरे भारत के किसानों, आप ये कहो सरकारों से कि हमारे गल्ले का उचित मूल्य मिलना चाहिए। हम आपके यहाँ भीख मांगने नहीं आए, हमारा कर्ज माफ हो नहीं हो न हो, हम अपने कर्ज के देने का क्षमता और कुदरत ताकत रखते हैं। मत माफ करो 4,000 हमारे कर्जे, 1,50,000 कर्जों के माफ करने से हमारी कोई खुशहाली नहीं आएगी। आप हमारे गल्लों का उचित मूल्य दो। आज देखिए, गल्ले के पैदा करने के ऊपर जितनी लागत सामग्री है, उनकी कीमतों में कई परसेंट इजाफा हुआ है। 25%, 10%, 20%, 30%, 50%। गल्ले का कीमत आप लगाइए कि जो है 20 सालों के अंदर कई परसेंट इस पर इजाफा हुआ है। अरे मैं तकरीबन 8-10 साल से प्रयास कर रहा हूं कि 1200 से 1800, 1800 से 2200 हुआ है, यही तो हुआ है। अभी देख लीजिए, कहा भैया कि गेहूं सरकार कर रही है कि आपको 2200 में देना है, और निजी फैक्ट्री वाले 2400, 2450 में खरीद रहे हैं। इनकी जब गोदाम में खाली रह गई तो ये जबरिया कैश कर रहे हैं बिचौलियों, और हम ये कह रहे हैं कि एमएसपी पर कानून बना दो कि न बिचौलिया बना ले, न किसौलिया बजा ले, न पिसौलिया बजा ले, उसका मजा किसानों को दो। ये करने को सरकार तैयार नहीं है। तो ऐसी सरकारों से आप क्या उम्मीद लगा बैठे? अरे आप ये सुनिए कि बगैर रोए तो मां बच्चे को दूध नहीं पिलाती है, बगैर आंदोलन के, बगैर लड़े हुए आपका हक नहीं मिल सकता है। लड़ना होगा, आंदोलन करना होगा। और सुनो ऐ मेरे भाइयों, है मेरे बुजुर्ग किसानों, आप क्यों मंसूरी के चक्कर में पड़े हो? किसान ही एक ऐसा, हिंदुस्तान में एक व्यक्ति ऐसा है कि जो गल्ला चाहे इंजन चला करके 500 रुपया घंटा या 500 रुपया बीघा बिजली का दे, या 200 रुपया घंटा सिंचाई करके गल्ला पैदा करे, 1200 की डाई डाले या 1800 का डाई डाले, मगर जब गल्ला जाएगा बढ़िया का, इसका रेट कौन लगाएगा भाई? व्यापारी साहब आवे क्यों परसों आवे क्यों? अब व्यापारी साहब आए, कहा गए भैया फलाने जगह के व्यापारी लिया कि हो गया, हल्का हो गया है गेहूं, क्या कहेगा? हल्का हो गया है। आप जाइए यही चकिया में या कोई शाहपुर में कोई दुकान हो, 15 रुपये का गंजी लाएगा, 13 रुपये का ये गमछा जो आप देख रहे हैं, इसका रेट वो व्यापारी लगाएगा। किसान का करना है तो बढ़िया लगाएगा, और 15 रुपये का ये तैयार से करने में, मान लीजिए मैं मिसाल दे रहा हूं, 15 में 25 ही लगा हो, मगर इसका रेट कौन निर्धारित करेगा? वो करे। फर्क यहां इतना का है। अब देखिएगा, 5 मिनट हो गया हो तो मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा, इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, इसलिए कि ये प्रोग्राम हमारा है। और मैं कह भी चुका हूं कि जो भी कृषि पर समस्याएं होंगी उसको हमारे बिहार के कृषि मंत्री जी सुधाकर जी हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं, इसीलिए इन्होंने अपने पद को लात भी मार दिया कि इसमें इतना घोटाला है, चलो चारा घोटाला नहीं करेंगे बल्कि हम किसानों के बीच चलेंगे। और इस वक्त ये भारतीय किसान यूनियन से जुट भी गए हैं, बड़ा इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इसी तरीके से जो है इन घोटालाओं को सामने आवाम के लाते रहे, ताकि आवाम बाखबर होती रहे, हम लोग भी बाखबर होते रहे, जानते रहे कि कितना पैसा मंत्रालय से चलता है। अब इन्हीं चंद शब्दों पर, चूंकि प्रोग्राम मेरा है, मंच मेरा है, और हमारे मुख बहुत मेहमान बचे हुए हैं, वरना बोलने के लिए तो भाई एक ही बात, एक वक्ता ऐसा है कि उसको अगर पूरा 4 बजे तक का वक्त दे दिया जाए तो कम पड़ जाएगा। समस्याएं भी किसानों के ऊपर इतनी है कि किसी एक समस्या को डिटेल में अगर बयान किया जाए तो पूरा वक्त खत्म हो जाएगा। बहरहाल अब मैं इन्हीं चंद लफ्जों के बाद, इन्हीं चंद शब्दों के बाद, इन्हीं चंद बातों के बाद अपनी बात को मैं खत्म करता हूं। वाक़िअ दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। किसान भारत जिंदाबाद, जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारतीय किसान
खालसा जी ने नारों में इतनी ऊंची आवाज थी कि पीछे वाले बहुत पीछे पड़ गए। और दरअसल में मैं तो बड़ा परेशान, आज सुबह से ही रात की बारिश, फिर सुबह में घने बादल, और मैं इतना टेंशन में रहा कि ब्लड प्रेशर की दवा खानी पड़ी। तुमसे मिलने की जुस्तजू भी है, यानी प्रबल इच्छा, तुमसे मिलने की जुस्तजू भी। यादव जी इस मंच पर बैठे मुख्य अतिथि, और आज बिहार ही क्या पूरे देश में किसानों की बात करने वाले सुधाकर भाई पूरा देश जान रहा है, मीडिया कर्मी और हमारे किसान भाई। आज भारतवर्ष में जो किसानों की हाल है वो किसी से छिपी नहीं है। आज साधु बनने को सब तैयार है, नेता का बेटा नेता बनने को तैयार है, लेकिन आज किसान का बेटा, किसान मजदूर का बेटा किसान मजदूर बनने को तैयार नहीं। इसका सबसे मेन कारण है कि आज हमारा जो खेती बेटी का काम चल रहा है वो घाटे का काम चल रहा है। एक ईंट बनाने वाला अपना दाम तय कर लेता है, लेकिन किसान अपने नेनुआ लौका का, दूध का, सब्जी का, मछली का, फल का दाम नहीं तय करता। आज सरकार आज 75 साल में, ये राजनीतिक मंच नहीं है कि मैं किसी का नाम लूंगा, लेकिन अगर कोई ठगा है तो किसान मजदूर ठगा है। आज किसान का बेटा किसान बनने को तैयार नहीं है, मजदूर का बेटा मजदूर बनने को तैयार नहीं है, हल्दी भी लगना मुश्किल है। मैं उसका मेन कारण है, अगर राजा अंधा हो, राजा की आंखें, राजा अगर अंधा हो, राजा अगर धृतराष्ट्र हो, राजा की आंखें अगर संजय की हो, तो आज खेती बेटी का चीरहरण हो रहा है, सब लोग मिलकर कर रहे हैं। चारों तरफ भ्रष्टाचार है, सारा काम कागज पर हो रहा है। हमारा मजदूर सूरत में काम करता है, उसकी हाजिरी चंदौली में बनती है। आज आप देख रहे होंगे यूरिया के माध्यम से न गुजरात में नैनो की कंपनी लगाकर किसान को यूरिया के साथ नैनो दिया जा रहा है। हमारे पास व्यवस्था नहीं है, ड्रोन की व्यवस्था नहीं है कि मैं नैनो का छिड़काव कर सके, लेकिन कह दिया गया कि कंपनी थोप रही है। कंपनी नहीं थोप रही है, ये सरकार थोप रही है। अभी साल भर पहले काला कानून में आप देखे होंगे कितने किसान हमारे शहीद हुए। हम सरकार से जिला प्रशासन से, मुख्यमंत्री से मांग करते हैं, हमें बाजार दे दो, हमें बाजार दे दो, हमें बाजार दे दो। आज तक आजादी के बाद सब्सिडी के नाम पर हमें भिखारी बना दिया। भैया हमारे किसान यूनियन के भैया ने बोले कि आया है तरह तरह का बीज, वो किसान नहीं देता, किसान को नाकी मंसूरिया लगाता है, लेकिन इनका बीज तब आता है जब किसान बाजार से बीज खरीद लेता है। इनका बीज भोजन के दुकान में जाता है, इनका माल बैल के दुकान में जाता है। सारा मामला फिक्सिंग का है, फिक्सिंग का है। क्रिकेट मैच में सुनते थे आप, फिक्सिंग हो गया। इनका सरकार का सारा काम फिक्सिंग का है। हम सरकार से मांग करते हैं, हमें सब्सिडी नहीं चाहिए, हमें विकलांगता
इनको चोर नेता चाहिए, इनको चोर पदाधिकारी चाहिए, इनको चोर नेता चाहिए, इनको सुधाकर भाई जैसा नेता नहीं चाहिए। तो मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, इससे बड़ा दुख क्या है कि हमारी पहचान खत्म हो गई, हमारे माटी की पहचान खत्म हो गई। आज किसान को कोई नहीं जानता, मजदूर को कोई नहीं जानता। वही हमारा मजदूर गुजरात में जाकर काम करता है, किससे सदियों हो जाए उसका, हर भी लगना मुश्किल है। इससे बड़ा दुख की क्या बात है। सुधाकर भाई मंत्री थे, पूरा अध्ययन किए हैं, पूरा महाराष्ट्र घूमे हैं, सारा फिक्सिंग और भ्रष्टाचार की बातें पर अभी आज तक कोई भारतवर्ष में नेता नहीं पैदा हुआ कि जो सारा पोल खोले। पोल खोलने लगे तो सुधाकर की पहले किसान है, सुधाकर पहले किसान के बेटा है, सुधाकर अगर पढ़े हैं तो टीसी बेच कर पढ़े हैं, कोई एसी में रहकर कोई कलेक्टर साहब को लगे नहीं है। तो अगर किसान आप है, हमें तो दुख है इस बात को। हालांकि खेती की टाइम है, बीज सब खाद में डालकर निकल रहा है, भीड़ नहीं जुटा, तो हम कहेंगे आप लोगों से कि अगर सत्संग होता है, साधु का सत्संग होता है, जब होता है तो फालतू लोग चले जाते हैं। लेकिन अगर किसान का अगर कोई बात हो तो हम नहीं आ पाते हैं। कितना किसान तो संन्यास होता है, किसान से बड़ा कोई जग नहीं करता और किसान के मीटिंग में कोई नहीं आता, तो तब तो भाई बेटा तब तो पहचान खत्म होगी। अगर पहचान में एक डॉक्टर हड़ताल कर देता है तो अस्पताल बंद हो जाता है और मास्टर साहब ने अगर स्कूल बंद कर देगा। लेकिन हम लोग किसान लोग कौन सी बंद के वो बानी। एक जो उदाहरण मिला हरियाणा के यूनियन यूनियन के से हम लोग और संघर्ष मोर्चा सब जुड़े जाते हैं कि सब लोग जुड़ के जो काला कानून के खत्म कर करोड़ों महेंद्र सिंह की टिकट साहब वो काला कानून के वही तरह बहुत काला कानून है, बहुत काला कानून है। बाजार हमारे पास नहीं है। जब ये छनिया पड़ गए लड़कों में नोवा का भाव नहीं मिली, जब आपके बुढ़वा का भाव नहीं मिली, जब मछलिया का भाव नहीं मिली, जब आपके फुलवा का भाव नहीं मिली, जब आपके तब तक आपको पहचान नहीं रही। सरकार से हम अपील करते हैं, हमें बजट दे दो, हमें पीला जैसा टैक्स देंगे, हमारा पहचान लौटा दो, हमारे पूर्वजों का पहचान लौटा दो सरकार। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। सब्सिडी के नाम पर तुम फिक्सिंग करते हो, सब्सिडी के नाम पर हमें विकलांग बना देते हो। सब्सिडी 1 रुपया तो किसान को मिलता है 15 रुपया। सब लोग जानते हैं, सब चोर है, सब किसान का चोरी करने वाला है और किसान रोएगा तो देश रोएगा। आप देखे होंगे कोरोना काल में किसान मजदूर का बेटा रोपनी कर रहा। आज चंदौली जिला के भेटिया गांव में आयोजित किसान सभा, किसान पर्व कह सकते हैं हम, कार्यक्रम के संचालन कर रहे राम माहौत जी, अध्यक्षता कर रहे राजनाथ जी, मंच पर हमारे उपस्थित अफलातून देसाई जी, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीति जी, इस सभा स्थल पर उपस्थित दूर दराज से आए हुए हमारे सम्मानित किसान बंधु, मंच पर उपस्थित मिथिलेश जी, वीरेंद्र जी, सतीश चौहान जी मेरे यहाँ जय भी थे जैद साहब के साथ, विजयकांत पासवान जी, दिनेश यादव जी, तमाम हमारे सामाजिक कार्यकर्ता मंचासीन हैं। हमारे कैमूर जिला के किसान मजदूर संघ के संयोजक सुनील जी, श्याम नारायण जी, करीब 5 बजने को, खेती का भी समय है, इसे खेती के समय में से समय निकालकर अपनी लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ उपस्थित हुए, इसलिए सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ।
बिहार और उत्तर प्रदेश की जो समस्या है वो साझी समस्या है। बिहार और पूरा उत्तर प्रदेश मत कहिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को निकाल दीजिए, थोड़ा हम लोग से आगे हैं, तो बाकी जो पूरे इलाके का हिंदी पट्टी, देश की 20% आबादी की जो साझी से समस्या है उसके समाधान भी एक तरह से निकलेंगे। राज्य अलग है भौगोलिक कारणों से। मेरा अनुभव कहता है, मैं कोई लंबा मंत्री नहीं रहा, लेकिन किसानी एक ऐसा काम जिसको करते हुए हम राजनीति में आए। एक विषय लंबा नहीं ले जाऊंगा, मात्र 10 मिनट में ही आपको बात को रखना चाहता। हमारी समस्या उत्पादन नहीं है। लगभग हम उत्पादन के पूरे प्रणाली में हम वहां पहुंच चुके हैं जहां हम सरप्लस है, अधिक हम पैदा कर रहे हैं, और हमारी समस्या अधिक पैदा करना है। हम जरूरत से ज्यादा जब पैदा कर रहे हैं, दूसरों की चिंता में दुबले हो जा रहे हैं। दूसरों की चिंता में कि कैसे बैठे हुए शहर में मोटे रहे लोग, उस चिंता में हम लोग गांव में दुबले होते जा रहे हैं। खूब खेती कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, उत्पादन बढ़ा रहे हैं, और ये षड्यंत्र था सरकार। आप याद करिए, 66 का सूखा पड़ा, देश खाने बिना मर रहा था, किसान नहीं मर रहा था, पैदा करने वाला नहीं मर रहा था, खाने वाला मर रहा था। ये खाने वाले लोग कौन हैं? ये जो शहरों में मोटे मोटे बैठे हुए लोग, जिनको किसानी से कुछ भी लेना देना नहीं, ये लोग नीति बनाते हैं सरकार में बैठ के। हम ही मंत्री थे, हम ही नीति बनाते थे। क्या बनाते थे हम लोग? कैसे देश में उत्पादन बढ़े, इसके लिए किसान को सब्सिडी दे दो। याद करिए, सब्सिडी हमको हमारी सुविधा के लिए नहीं दिया है, कि देश की सुविधा बढ़े, लोग खाने के लिए सस्ता अनाज मिले, इसलिए सरकारें जोर लगाती हैं कि खेती के लिए सब्सिडी ले जाओ। कभी सस्ती बिजली दे दो, कभी सस्ता पानी दे दो, सस्ता खाना उर्वरक दे दो। और ये जो खर्चे लगते हैं सस्ते के नाम पर, उसकी भरपाई कौन करता है? उसकी भरपाई भी हम ही को करना है, क्योंकि हम ही तो टैक्स भी तो देते हैं सरकार को। सरकार के पास तो कोई पैसा वैसा होता नहीं। भ्रम नहीं पालना है कि सरकारों के पास कोई अपना पैसा होता है। हम जो देते हैं पैसा टैक्स के रूप में, वही घूम फिर के खर्च होना है। अब एक बड़ी समस्या खड़ा हो, और यहाँ से नहीं, समाजवादी हमेशा लड़ते रहे, 3 आना बनाम 97 आना। 100 रुपए हम सरकार को देते हैं तो विकास के लिए कितना पैसा आता है? 3 रुपए। 97 रुपए सरकार के रखरखाव में खर्च हो जाता है। अब सरकार के रखरखाव में 350 के हेलीकॉप्टर पे भी चढ़ते हैं, 8000 का हवाई जहाज करोड़ का खरीद लेते हैं लोग, सड़क बना लेते, बिजली घर बना लेते, सरकार में नौकरी करने वाले को तनख्वाह दे देते। वास्तविक विकास के लिए पैसा जो आता है किसानों के पास, वह 3 रुपए आता। बड़ा उदाहरण है, अगर सरकार बंद कर दे सब्सिडी देना तो खेती हम बंद कर देंगे, क्योंकि ये सब्सिडी का खेल तो 30-40 सालों से शुरू हुआ ना। देश की आजादी के पूर्व तो कौन सब्सिडी था? सरकार कोई अंग्रेजों की थी, कौन देती थी किसानों को? उससे पहले भी कई राजा रजवाड़े होते थे। हम जब दुनिया में राज कर रहे थे, हम आज ही दुनिया में राज कर रहे थे, भारत के लोग। ये छोटा देश है आज, ये भारत आज चौथाई भी नहीं है। हम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हम आज ही दुनिया में राज करते थे। इंडोनेशिया, मलेशिया, वहां तक हम राज करते थे। तो हम दुनिया के सबसे धनी लोग थे। हमारे दुनिया के व्यापार में आधा हिस्सा होता था। जब अंग्रेज आए, उससे आने से पहले भी 1/4 25% दुनिया के कारोबार पे हमारा कब्जा था। अब घट के कितना पर हम हैं? 2%। तो हमारी जो सरकार में बैठे हुए
चिंता के लिए सब्सिडी नहीं दिया। जब देश में खाने बिना लोग मरने लगे, वो कौन लोग जो खेती नहीं करते? कौन खेती नहीं करते? जो सामने बैठे हुए लोग हैं। हमारा तो किसान और मजदूर जिसको बोलते हैं, मजदूर तो कोई अलग चीज है भी नहीं, वह तो किसानों का हिस्सा है। जिसको मजदूर कहते हैं वह भी अपने गांव में मालगुजारी पर 1 बीघा 2 बीघा खेती करता है, वह भी किसान है और समय निकाल करके बड़े किसान के खेत पर भी काम कर देता है। तो दोनों की समस्या जो साझी है, कोई अलग समस्या नहीं। खेल कहाँ चालू हुआ? हमको चाहिए था मूल्य, हमको अनाज का दाम चाहिए था, जिसके बारे में सुनील भाई कह रहे थे कि मुझे बाजार दो। ठीक कह रहे थे, बाजार कानून के रूप में मांग रहे थे। उन्होंने ठीक कहा कि हमको कानून दो। ठीक है, वो किसान है, वो कानून सब भूल गए। वो कह रहे थे कि हमको कानून तो गारंटी दो कि हम अपना अनाज उचित मूल्य पर बेच सके, और जो घटेगा, जो कारोबारी घाटे में खरीदेगा, उसकी भरपाई सरकार कर दे। और ठीक है, अडानी अंबानी को लुटवा दे भारत की सरकार, उसकी चिंता नहीं है हमको। जो घाटे का व्यापार होगा मंडियों में, उसकी भरपाई सरकार कर दे। 2200 का रेट अगर धान का मिलना है और मंडी में 1800 का भाव अगर सरकार लगवाती है, तो 400 रुपए किसान को दे दे। सब्सिडी की जरूरत नहीं है। खेल को समझना होगा। 4000 करोड़ का बिहार का किसानों का बजट है, और हम खेती में कितना पैसा लगाते हैं? 65 लाख हेक्टेयर। ये 65 लाख हेक्टेयर को अगर हम देंगे, 1 हेक्टेयर की खेती 50,000 से कम का खर्चा नहीं लगता। तो तकरीबन अब हम देखें तो 3 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं बिहार के किसान, और यूपी दुगुना बड़ा है तो 6 लाख करोड़। और 6 लाख करोड़ में यूपी सरकार का बजट क्या होगा? बिहार का 4000 है, 12,000 होगा, 8,000 नहीं 12,000 होगा, 3 गुना होगा। ये 12,000 करोड़ राज्य की सरकार अगर खर्च नहीं करेगी तो क्या इस राज्य का खेती बंद हो जाएगा? मुझे तो विश्वास है कि बंद नहीं होगा। हर किसान जानता है, घर का अपना प्रबंधन देखता है, जितना पैसा रहता है उतने ही लोग चला लेता है अपना। लेकिन हमारा लूटा जा रहा है पूंजी, और पूंजी ही नहीं लूटा जा रहा है, हमारा श्रम भी लूटा जा रहा है। क्योंकि हम किसान के रूप में खेत पे जो मेहनत करते हैं, उसका जो न्यूनतम हमको लौटना चाहिए, जब वो लौट नहीं रहा है तो पूंजी के साथ मेरा श्रम भी लूटा जा रहा है। और इस पूरे लूट तंत्र में सरकारों की जो भूमिका देते हैं, देखते हैं, जो तथाकथित जो विद्वान लोग देश में बैठे हैं, कृषि विशेषज्ञ, तो नए नारे कर देते हैं। कभी 2 गुना आमदनी के नाम पर, कभी मिलेट उत्पादन के नाम पर। एक काला चावल की चर्चा मैंने दिल्ली में भी सुना। अब ठगे जाते हैं। हम हमेशा निश्चित से अनिश्चित की यात्रा शुरू करते हैं। हमारी जो निश्चित की यात्रा है, जो खेती करते हैं परंपरागत, सरकारों के झांसे में आके सब्सिडी के नाम पर हम सब्सिडी बहुत समय इस समय ठीक कहा आकृति भाई ने कि जहर भी हम खरीद देते हैं कभी कभी। भले जहर भी अगर फ्री में मिले तो उसके लिए भी आवेदन दे देते हैं। हमको सब्सिडी की जरूरत क्या है? हमारे अनाज का दाम क्यों 2200 रुपए है? इसीलिए कि उसमें सब्सिडी का जोड़ा हुआ पैसा है। आप सब्सिडी हटा दो और मेरे धान में जोड़ दो, 4000 क्विंटल कर दो और सब्सिडी हटा दो, बात बन जाएगी। लेकिन नहीं, ये सब्सिडी का खेत कौन चलाता है? ये किसान नहीं चलाता, ये अधिकारियों और कंपनियां जो उत्पादन करती हैं पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, वो सब मिलकर के एक गिरोह बना रखे हैं। तो इस देश में सरकार का जो पैसा है वो गिरोहों के जरिए उनके पास चलेगा, उद्योगपतियों के पास। ये पैसा अगर किसान भाइयों को कहीं से कोई दिक्कत ना, और भीड़ की तो बात हम नहीं करेंगे।
किसान भाई आ जाए तो भीड़ तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हमें यहाँ आने पर बड़ा खुशी हुआ। आज जैसे बड़े बुजुर्गों का जो है दर्शन मिला, और मैं चाहूँगा कि ये किसान विकास मंच जो है अपना इसी तरह आगे बढ़ता रहे, हम लोगों को जो है आगे बढ़ाने का काम करता रहे। मैं इससे ज़्यादा बहुत कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि कहने के लिए बहुत से लोग लगे हैं। लेकिन एक बात जरूर कहूँगा, थोड़ा सा जोर से, आप लोग जोर से बोलिएगा, भारतीय किसान इंडिया का अभ्यास पहले ना हो लोग का तनी सरकार का लोग लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे, लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे, इनकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। ठीक है, जय हिंद। धन्यवाद। वक्ताओं के अगले क्रम में हम चाहते हैं कि चंदौली ब्लॉक से चलकर आए हुए एक बड़े ही जागरूक और मेहनती किसान नेता वीरेंद्र सिंह, जिन्होंने ब्लैक राइस, चंदौली जनपद में जो ब्लैक राइस कमेटी है, काला चावल बेचने वाली, उत्पादन करने वाली, काला चावल के लिए वीरेंद्र जी ने बहुत अथक प्रयास किया है, और आप इस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, ब्लैक राइस कमेटी के। और इन्होंने हमारे सामने जिलाधिकारी को, डिप्टी आरएमओ को, सबको कड़ी फटकार लगाई कि आप लोग ब्लैक राइस की बिक्री के लिए प्रयास में कमी कर रहे हैं, जबकि सरकारी अधिकारियों ने ही ब्लैक राइस की खेती के लिए प्रमोट किया था, किसानों से कहा था। और ब्लैक राइस किसानों ने उपजाया, लेकिन उसकी बिक्री नहीं हो रही। तो इस संदर्भ में हम चाहते हैं कि वीरेंद्र जी अपनी बात कहें और इसको समझाएं कि इसमें क्या क्या परेशानियां हैं। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार जोरदार तालियां वीरेंद्र जी के नाम पर बजाइए। हाँ, जोरदार। आज इस किसान विकास मंच का स्थापना दिवस जो किसान पर्व के रूप में मनाया जा रहा है, उसकी अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष जी तथा यहाँ पर आए हुए हमारे अन्य मुख्य अतिथिगण तथा सबसे आदरणीय इस क्षेत्र के तथा यहाँ हमारे जनपद के विभिन्न ब्लॉकों से आए हुए और खास करके सहारगंज ब्लॉक के किसान, आदरणीय किसान भाइयों, मैं सबको सादर नमन करता हूँ। एक विषय हमको रामवत भैया ने दिया, काला चावल। ये काला चावल एक ऐसा चंदौली जनपद का उत्पाद रहा जो कि एक समय में आज से 4 साल पूर्व चंदौली जनपद को हमारे जनपद के किसानों ने उसकी खेती करके पूरे भारत में चंदौली जनपद को 1 नंबर पर पुरस्कृत किया, जिसमें कि कोई संसाधन नहीं, कोई अतिरिक्त व्यवस्था नहीं, कोई अतिरिक्त यंत्र नहीं, जिसका कि उपयोग किसान करे और अपनी स्थिति को सुधारे। ये अभिनव प्रयोग हमारे चंदौली के जनपद के किसानों में
यहाँ के जिला कृषि अधिकारी, तत्कालीन जिला कृषि अधिकारी, तत्कालीन जिलाधिकारी तथा तत्कालीन कृषि निदेशक, उप कृषि निदेशक चंदौली के प्रयासों से किया, परंतु आज बड़ा दुख का विषय है कि उसका वर्णन, उसकी गाथा भारतवर्ष के प्रधानमंत्री और भारतवर्ष के महामहिम राष्ट्रपति के भाषण में भी चंदौली के काला चावल का किसानों की स्थिति को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए माध्यम होने की घोषणा की गई और यह उनके भाषण में कहा गया कि चंदौली का काला चावल किसानों की स्थिति को सुधार देगा। परंतु आज हमारे प्रधानमंत्री महोदय तथा अन्य लोग इस बात का ढिढोरा पीटते हैं कि यहाँ जो है मिलेट्स का प्रयोग किया जाए, किसान की स्थिति सुधरेगी, किसान मालामाल होगा। भारतवर्ष के तमाम वैज्ञानिक और तमाम सरकारें ये कहती हैं किसान 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 किसान। अरे ये लोग तो किसान किसान करते करते हम किसानों का किसान भी बन गए और हमारी स्थिति ज्यों की त्यों आज भी वैसी ही बनी हुई है। हम कहीं प्रगति कर नहीं पा रहे हैं, हमारे पास कहीं ऐसा कोई सिस्टम नहीं। उसका मूल कारण बाजार का न मिलना, बाजार में हमारे उत्पाद का मूल्य उचित लाभकारी मूल्य का न मिलना। उनके सहयोगी हैं और मंच पर जो भी हमारे आज की अध्यक्षता कर रहे हैं चले गए हैं, नहीं है। डॉक्टर उमेश सिंह जी, यहाँ उपस्थित मेरे किसान मित्रों, हमको तो आप लोग कई बार सुन चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम समय न लेकर आप लोगों से मूल बिंदु के बारे में कहना चाहता हूँ। मेरे किसान भाइयों, आज हमेशा हम जो किसान की बात करते हैं कि किसानी घाटे का सौदा हो गया है, किसान बदतर स्थिति में पहुँच गया है। आज की स्थिति मैं तो मन से बोलता हूँ कि आज किसान का बेटा, किसान की बेटी अगर शादी करने के लिए हो तो किसान की बेटी, किसान अपनी बेटी की शादी किसान के बेटे से नहीं करना चाहता। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर यह स्थिति पैदा क्यों हुई। आज भी मैं पूरे सदन के सामने चैलेंज देकर कह रहा हूँ कि आज की कोई भी टेक्निकल शिक्षा, कोई भी तकनीकी, कोई भी वैज्ञानिक गेहूं का दाना गूगल पर अगर लोड करके दिखा दे तो जो है सो मैं आ जाऊंगा। वह किसान, गेहूं का दाना जो है वह किसान ही पैदा करता है। इतना ही नहीं, हमको आपको जीवित रहने के लिए हवा, पानी और खुराक, तीन चीज की आवश्यकता होती है, जिसमें हवा और पानी तो हमको प्रकृति के द्वारा मिल जाता है, लेकिन अन्न जो है वह किसान ही पैदा करता है। इतनी प्रमुख चीज हमारे पास होते हुए हमारी स्थिति बदतर क्यों है। और एक मेरे साथी ने कहा कि इसके पीछे जो आधुनिकीकरण है, जो हमारे पीछे विलासिता है, इसका भी बहुत बड़ा हाथ है। आज का हमारा बेटा एसी में रह रहा है, हमारा बेटा कूलर में रह रहा है, वो कंपनियों में जाकर 25-50 हजार की नौकरी करना पसंद करता है, खेती करना पसंद नहीं करता है। आखिर ऐसा हुआ क्यों? जहाँ आप लोग बैठे हैं उसके चारों तरफ निगाह दौड़ा कर देखिए, ईंट, चूने और पत्थर के जितने भी पेंटिंग किए हुए मकान दिखाएंगे। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि अब किसानों के ढेला फोड़ने से, किसानों के परिश्रम से, हल और खुदाई कराने से बनवाए गए। किसी व्यापारी का घर नहीं है कृषि में, किसी मतलब नौकरी पेशा वाले हैं, लेकिन जो भी आज आप देख रहे हैं हमारे बाप दादों ने, हमारे पुरखों ने किसी खेती से तैयार किया है। आखिर स्थिति आज ऐसा हुआ कि सबसे बड़ी चीज तो ये है कि इस रेशियो में और जितने भी प्रोडक्शन है, मतलब जो दैनिक उपयोग की चीजें हैं, किस रेशियो में उसके भाव बढ़े, उस रेशियो में हमारे गले के भाव नहीं बढ़े। आज अगर आपको 2 लड़के हैं, एक लड़का खेती कर रहा है, मैं तो इतना नीचे जाकर कहता हूँ, अगर एक लड़का
पढ़ाई करनी है तो उसकी शादी करने के लिए फिर पहरू आ जाएंगे, और जो खेती में है उसको कहेंगे नहीं भैया इसकी शादी करो, उसकी नहीं करेंगे। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ आपसे। जब मैं फिलॉसफी में पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा था बेचू में, तो एक श्याम यादव करके गाजीपुर का लड़का मेरा मित्र हुआ करता, वह संजोग से आज से 4 साल पहले मिल गया हमसे। उसने कहा पांडे जी मैं एक बड़े मुसीबत में। मैंने कहा यार बोलो क्या मुसीबत है? मेरे पास 20 बीघे जमीन है और छोटा लड़का पुलिस में हो गया और बड़ा लड़का खेती कर रहा है। जो हमारे बिरादरी के लोग आ रहे हैं वह कर रहे हैं छोटे वाले की करो, बड़े वाले की हम नहीं करेंगे। तो जब स्थिति ऐसी पैदा हो गई है और हम लोगों ने अध्ययन किया, जहाँ तक स्टडी किया मेरे साथियों और मैंने, तो हम लोग पाए कि इसके पीछे सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे प्रोडक्शन का, हमारे उचित का हमको मूल्य नहीं मिलता। हम किसान पीछे नहीं है पैदा करने, हम एक बीघे में 20 कुंटल धान पैदा करते हैं। इसके बावजूद भी हम कह रहे हैं कि खेती का धंधा घाटे का सौदा है। आखिर हुआ ऐसा कि हमको एक बीघे में 20 कुंटल धान पैदा करने में 8,000 रुपया खर्च कर जाते हैं, और उसके बाद और जो खर्चे हैं उसको भी जोड़ दिया जाए तो और ज्यादा हो जाते हैं। तो हमको जो प्रॉफिट होता है, हमको जो लाभ मिलता है वह बहुत कम मिलता है। और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि मूल रूप से मत हमको तो बहुत ज्यादा दो, जबकि सरकार का करना है, गवर्नमेंट का करना है। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको हिंदी में न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। जब आप ही न्यूनतम समर्थन मूल्य कह रहे हो तो उसका कानून बनाने में आपको हक है। न्यूनतम मूल्य भी कह रहे हो और उसको कानून बनाने में आनाकानी करते हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? एक चीज मैं आपको बताऊं, मेरा संगठन गैर राजनीतिक संगठन है। मैं किसी राजनीतिक पार्टी का न विरोधी हूँ न उसका प्रशंसक। सीधी सी बात, हम किसान के हित की बात करेंगे। जो भी सत्ता में रहेगा, जो भी राजनीतिक लोग रहेंगे, अगर उसको सपोर्ट करते हैं तो हमारे हित है। इतना तो है, इतना मैं कहूँगा, उसको आप लोग उसका अर्था न लीजिएगा कि पांडे जी भाजपा ही। मैं यह कहने के लिए, ऐलान करने के लिए सक्षम हूँ कि धान की खरीद जितना भाजपा सरकार में हुई है उतना किसी सरकार में नहीं। इतना तो है, चाहे किसी तरह से हुई हो, कोई 25 रुपया कमीशन देकर, 100 रुपया देकर, 50 रुपया देकर। मैं बताऊँ आपको, हम किसान दिवस में जाया करते हैं और सरकारें थी इसके बनने वाले। यही धान खरीद का मुद्दा है। मैं किसान दिवस पर खड़े होकर बोलने लगा। मैं किस पार्टी के साथ कि भारत हमारा कृषि प्रधान देश है, जहाँ की 80% जनता कृषि पर निर्भर करती है। लेकिन क्या कहें, जो दशा आज भारतीय किसानों की है, जितनी दुर्दीन दशा आज किसानों को देखने को मिल रही है, शायद
नहीं, तुम्हें कुछ देना नहीं है, तुम तो केवल मंच पे भाषण देते हो कि अरे सौगंध है इस माटी की, मैं देश न बिकने दूंगा। अब मैं तो दावे के साथ कहता हूँ साथियों कि अरे वीर सपूतों के खूनों से सींचा वतन बेच दोगे, अरे वीर सपूतों के खूनों से सींचा वतन बेच दोगे, अरे तुम तो जिंदे तो मुर्दों के भी कफन बेच दोगे, कफन बेच दोगे। जिस देश का किसान दुखित होगा क्या वह देश तरक्की करेगा? कतई नहीं करेगा साथियों। लेकिन अफसोस है कि धान के कटोरा चंदौली में यह स्थापना दिवस जो विकास मंच के द्वारा स्थापित किया गया, वह कहीं यहाँ दिल भर रखने की जगह नहीं मिलनी चाहिए थी साथियों। लेकिन क्या कहें, हमें तो अपनों ने लूटा के हमें कहाँ दम था, अरे हमें तो अपनों ने लूटा के हमें कहाँ दम था, अरे मेरी किश्ती वहां पे डूबी जहाँ की पानी कम था। अरे हम मानते हैं कि पूर्वांचल में आंचल में एक कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन यह कृषि यहाँ की ग्रामीण अंचल पे खेतीहर मजदूर किसान अगर आते तो निश्चित तौर से यहाँ की जो बिटिया शिव मंदिर से शंखनाद होता वह दिल्ली के गलियों तक जाता, दिल्ली के सत्ता के गलियों तक जाता, तो निश्चित तौर पर सरकार हिल जाती। लेकिन क्या कहें, अफसोस है कि उनको 5 किलो अनाज पसंद है। अगर यहाँ ये बता दिया जाता किसान पेंशन की यहाँ सुदृढ़ीकरण हो रही है, तो यहाँ इतने किसान होते कि यहाँ तिल बाल रखने की जगह न होती। लेकिन वक्त हमारे बहुत है साथियों, हम सब लोग क्षेत्रीय हैं, हमें आगे भी बोलने का मौसम मिलेगा, हमारे दूर दराज से चल कर आए हुए हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस बहुमूल्य समय को दे करके इस किसान सभा में आप लोग आए हैं स्थापना दिवस पर, उस कार्यक्रम को हमारे बीच में तमाम ऐसे विद्वान साहित्यकार और हमारे प्रवक्ता बैठे हुए हैं। मैं चाहूंगा कि मैं ज्यादा न कहते हुए इतना जरूर कहूंगा कि अरे दुनिया में कोई अपना सगा नहीं, अरे दुनिया में कोई अपना सगा नहीं जिसमें किसानों को ठगा नहीं। हमें ठगा जाता है, हमें लूटा जाता है, हमें बेवकूफ बनाया जाता है। लेकिन अब तो सुधर जाओ पूर्वांचल के किसान। जब हमारे दिल्ली में, जब हमारे सीमा बॉर्डर पर तमाम राज्यों से चढ़ करके लोग 6 महीने साल भर तक आंदोलन किए, तो पूर्वांचल से जाने वाले अगर किसान गए होते तो यह समस्या 6 महीना साल भर नहीं बनती, 3 दिन में ही पार्लियामेंट में तत्काल ला करके तीनों काले कानून को वापस कर लिया गया होता। आज इस प्रांगण में भगवान शिव के चरणों में नमन करते हुए इस सभा के अध्यक्ष महोदय और हमारे मुख्य अतिथि भाई सुधाकर सिंह जी, पूर्व कृषि मंत्री बिहार, भाई राजनेत यादव जी आजमगढ़, और हमारे चाचा कुल अफलाकुल जी, और मंच पर विराजमान सभी किसान नेता मंचा सिंह, और हमारे इस जिले से आए, क्षेत्र से आए सभी किसान भाई, मैं सारे लोगों को हार्दिक अभिनंदन वंदन चरण स्पर्श करता हूं। आज किसान विकास मंच का 10वां स्थापना दिवस में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हर साल की भांति इस साल भी इस कार्यक्रम को हमारे रामवर सिंह जी के द्वारा ये कार्यक्रम रखा जाता है। इस कार्यक्रम से हमें ऊर्जा मिलती है, किसानों को ऊर्जा मिलती है, एक मिलने का
उठाकर देख सकते हैं। किसानों का वजूद जा रहा था, लेकिन जाते जाते ईश्वर की कृपा ऐसी बनी कि किसानों का वजूद थमा, कोई ईश्वर बनकर टपका और आज किसान नाम का चीज मिल गया और अपने को लोग किसान बोलने से थोड़ा सर को ऊंचा करते हैं, हम किसान हैं। आप लोग सभी लोगों ने देखा है, टीवी के माध्यम से देखा है, मोबाइल से, पेपर से बचा है, लेकिन अब हम लोगों को अपना अस्तित्व अपने से बचाना है। किसानी हमारी विरासत है, ये हमारे पुरखों की निशानी है और इससे हम जीते हैं, पूरे देश को जिलाते हैं। हम अपने विरासत को बचा कर रखेंगे, ऐसा आप लोगों को प्रण लेना होगा और इस विरासत को बचाने के लिए एक कदम अपने खेत में तो एक कदम बाहर निकालना पड़ेगा। हर क्षेत्र में किसानों को लूटने का काम किया जा रहा है। अभी देखिए खरीफ की फसल में चंदौली डिस्ट्रिक्ट में सबसे मुख्य खेती नाटी मंसूरी की होती है और कुछ महीन धान की होती है, जो अपने प्रयोग के लिए किसान करते हैं। आप पूरे जनपद में हर एक ब्लॉकों पे जो बीज का वितरण हुआ है, 6 से 7 कुंटल नाटी मंसूरी का बीज हर ब्लॉकों पर दिया गया है और थोड़ा ही कावेरी जैसे धानों का, उसके बाद अनाप शनाप धानों को ब्लॉकों में दिया गया है। ज्यादातर हम लोग नाटी मंसूरी का खेती करते हैं। यदि हमारे ब्लॉकों में नाटी मंसूरी की बीज उपलब्ध होती तो हम 40 रुपए किलो के रेट से खरीदते, हमको 50% सब्सिडी होती तो हमको 20 रुपया किलो बीज पड़ती, लेकिन मजबूरी परवश होकर के हम लोगों ने 60-65 रुपए किलो का मार्केट से बीज लिया। हमने कहा जिला कृषि अधिकारी से, जिला कृषि अधिकारी अब ऐसा नहीं होना चाहिए, जिस क्षेत्र में जैसी खेती है वैसे बीज की व्यवस्था होनी चाहिए। अब अगले बार से, इस बार तो निकल गया, थोड़ा हमें जानकारी लेट मिली थी, लेकिन अगर ऐसे अगले बार हुआ तो हम सह नहीं पाएंगे। अभी 30 तारीख को मंडल स्तरीय कार्यक्रम बनारस में हुआ था, उसमें 3 मंडल 11 जिला